आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने मुंबई से विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वे रास्ते पे खड़े थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने का मामला, 2 सितंबर को होगी सुनवाई। बयान ने आग लगाई तो कंगना को बीजेपी से पड़ी फटकार, अध्यक्ष नड्डा ने बुलाकर दी नसीहत। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर बड़ा आरोप, कहा घर पर उड़ाए जा रहे हैं ड्रोन, हो रही जासूसी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपाई लालच ने अयोध्या को भी नहीं छोड़ा। जयपुर में कांग्रेस एमएलए रफीक खान पर हमला, विधायक बोले उसने मेरा गला दबाने की कोशिश। कमला हैरिस जीती तो ट्रंप की पार्टी से भी लोगों को बनाएंगी मंत्री, उपराष्ट्रपति ने इजरायल हमास युद्ध पर तोड़ी चुप्पी। अब खबर विस्तार से। मुंबई फिनटेक फेस्ट में पीएम मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक दौर में देश की फिनटेक क्रांति पर सवाल उठाया जाता था, लेकिन आज एयरपोर्ट से लेकर स्ट्रीट फूड तक फिनटेक की विविधता देखकर विदेशी भी हैरान रह जाते हैं। मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो संसद में खड़े होकर सवाल उठाने वाले ये लोग सड़क पर ही खड़े थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के घरों को सरकार द्वारा बुलडोजर चलाने पर रोक की मांग की गई है। अर्जी में हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर चलाने की घटनाओं का हवाला दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया गया है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की है। ये अर्जी जहांगीरपुरी मामले में ही वकील फारूक रशीद द्वारा दाखिल की गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 2 सितंबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस वीआर गवई की बेंच के पास ये मामला पहुंचा है। अर्जी में कहा गया है कि समाज में हाशिए पर मौजूद लोगों को, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने और खौफजदा करने के मकसद से राज्य सरकारें उनके घर संपत्ति पर बुलडोजर चलाने को बढ़ावा दे रही हैं। शासन और प्रशासन पीड़ितों को अपने बचाव के लिए कानूनी उपाय करने का मौका ही नहीं देते, फौरन सजा देने के लिए बुलडोजर चलवा देते हैं। हाल ही में एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस साल फरवरी में जारी रिपोर्ट में अप्रैल 2022 से जून के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर चलवाकर 128 संपत्ति ढहा दी गई। याचिका में कहा गया है कि इसी साल मई में मध्य प्रदेश एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया, वो भी घटना होने के कुछ घंटे के भीतर ही, यानी कानूनी कार्रवाई शुरू होने से पहले सरकार ने सजा भी दे दी। ऐसे ही मुरादाबाद और बरेली में 22 और 26 जून को 2 एफआईआर में नामजद आरोपियों की 6 संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपना साम्राज्य मानती है। 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों में अनियमितताएं की क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई तीसरी ताकत आगे आए। अगर जमात ए इस्लामी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, सरकार को प्रतिबंध हटाना चाहिए। उनकी जो भी संस्थाएं संपत्तियां आपने फ्रीज की है, जब्त की है, उन्हें वापस किया जाना चाहिए।
जब वो वजीर आजम बने तो तब हलाल था, जब वजीर आजम से उनको हटाया गया तो फिर इलेक्शन 22 साल के लिए हराम हो गया। 22 साल तक वो राजकुमारी की बात करते रहे। उसके बाद 75 में वजीर आजम से वजीर आला बन गए, फिर इलेक्शन हलाल हो गया उनके लिए। और उसके बाद 87 में जब यहाँ जमात इस्लामी और दूसरी जमात इस्लामी कोई पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है, सईद अली शाह गिलानी साहब मरहूम बहुत पहले से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे, मगर 87 में हलाल को हराम किसने बनाया है जमात के लिए इलेक्शन को, या दूसरी जमातों के लिए या मफ के लिए? तो जब 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दांधलियां की इलेक्शन में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई तीसरा फोर्स सामने आ जाए, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने अपने साथ मिलाया। तो जब तीसरा फोर्स सामने आया माफ की शक्ल में, तो उन्होंने दांधलियां की, जिसकी वजह से जितनी भी और जमातें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहती थी उनके लिए उन्होंने इलेक्शन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और तब से ये जो हलाल हराम का सिलसिला तो इन्हीं का शुरू किया गया है। 22 साल तो ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे। वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमने पहली बैठक में भी कहा था कि अगर सरकार ने वक्फ संशोधन 2024 को जेपीसी के पास भेजा है तो हम देश के सभी वक्फ बोर्ड को बुलाएंगे, जिससे सभी के राय इसमें शामिल की जाएगी। सरकार का मानना है कि एक बेहतर वक्फ संशोधन बिल आए। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत, ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल लिबर्टीज के पूर्व सांसद दीप साहब को बुलाया गया है। साथ ही यूपी और राजस्थान के 2 सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुलाया गया है। हम सभी सदस्य को मिलकर एक व्यापक बिल लाएंगे जो इस वक्फ संशोधन बिल के लिए और देश के लिए बेहतर हो। वक्फ अमेंडमेंट बिल आए, जो पर्पज होता है औकाफ का देने का, कि ये यतीम के या ख़वातीन की, महिलाओं के, बच्चों के लिए, उनके लिए काम आ सके, और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो आज हमने इस पे बुलाया है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत मुंबई की एक संस्था है, तंजीम, उसको बुलाया है, और एक ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल लिबर्टीज का है, XMP हैं दीप साहब, उनको बुलाया है, और 2 हमने यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुलाया है और राजस्थान के भी वक्फ बोर्ड को बुलाया है। तो इस तरह से ये तो एक सिलसिला शुरू है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाएंगे, बाहर भी जा कर के लोगों के साथ करेंगे, और एक सभी मेंबर से मिल करके एक कंप्रहेंसिव बिल ऐसा लाएंगे कि जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल देश के लिए और जिस पर्पज के लिए है उनके लिए बेहतरीन है। किसानों के विरोध पर भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की टिप्पणी पर बोलते हुए शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख ने भाजपा सांसद के खिलाफ एक चौंकाने वाली टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कहना चाहता, लेकिन कंगना रनौत को बलात्कार का बहुत अनुभव है और आप उनसे पूछ सकते हैं कि बलात्कार कैसे होता है, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि बलात्कार कैसे होता है। उनके इस बयान के बाद खूब बवाल मचा हुआ है। कंगना रनौत का बयान आया, उन्होंने, कंगना रनौत जो सांसद हैं, उनका बयान आया, किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए, अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रनौत साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। कंगना रनौत की बात करेंगे। किसान आंदोलन के खिलाफ दिए गए बयान के बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। किसान संगठन और विपक्ष उनके इस बयान पर हमलावर है। इसके अलावा उनकी पार्टी ने भी इस पर नाराजगी जताई है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को कंगना से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक कंगना रनौत करीब आधे घंटे तक वहां पर रुकी थी। कंगना रनौत से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करीब आधे घंटे तक बात की। इस बातचीत को खुलकर कुछ सामने नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा ने कंगना को बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से मना किया है। इसे कंगना के लिए एक रिमाइंडर के रूप में भी देखा जा सकता है। आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी कोई भी बड़ा खतरा नहीं उठाना चाहती। हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने जाति जनगणना का विरोध जताया था, जिस पर अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज फिर भाजपा MP कंगना ने कहा कि जातिगत जनगणना बिल्कुल भी नहीं
होने चाहिए, करने ही क्यों है, क्यों पता करनी है जाति? मेरे आसपास जाति जैसा कुछ भी नहीं है। मैडम आप ठहरी सवर्ण, अमीर, स्टार, सांसद, आप क्या जाने एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी या गरीब जनरल कास्ट की हालत क्या होती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने घर पर ड्रोन से जासूसी करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। उन्होंने कहा कि शिमला के रामचंद्र चौक पर उनका जो आधिकारिक आवास है वहां ड्रोन घूमता रहता है। चारों तरफ ड्रोन घूम कर सर्विलांस कर रहा है और उन पर नजर रखी जा रही है। यह सरासर निजता का उल्लंघन है। और भूमि पूजन के पश्चात 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करने के बाद 1.25 वर्ष का कार्यकाल हुआ, लेकिन टेंडर नहीं होने दिया। अंततः टेंडर जब हुआ, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को हमने डिपॉजिट दिया था, हमने कहा इसका टेंडर तो करिए। जब टेंडर किया तो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि इस टेंडर को रोक दीजिए। जब हमने इस बात को पूछा तो कारण ये गोलमोल करके मंशा इसके पीछे ये है, या तो इस कॉलेज को बंद करना है या इस कॉलेज को यहां से शिफ्ट करना है। ये दो वजह है जिसको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से जवाब जब मांगा गया तो ये सराज विधानसभा क्षेत्र के कमांड ऑफिस बिल्डिंग का जिक्र करते रहे, सराज विधानसभा क्षेत्र के रेस्ट हाउसेज का जिक्र करते रहे और जवाब में कहने लगे कि इस कॉलेज के बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए लगेगा, आप 300 करोड़ रुपए दीजिए और उसके बाद हम इस कॉलेज का काम शुरू करें। झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने कहा कि मैंने 18 अगस्त को ही पोस्ट किया था कि जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से बनाया है उसमें मेरे साथ क्या क्या राजनीति हुई है। मैंने सोच लिया था कि नई पार्टी बनाऊंगा, संगठन या अगर मुझे कोई साथी मिलता है तो मैं झारखंड की भलाई के लिए उनके साथ जुड़ूंगा। हमने भाजपा के रूप में एक अच्छा साथी मिला है। मैं भाजपा में शामिल होने जा रहा हूँ। हम पहले की तरह झारखंड के लिए लड़ेंगे। हमने 18 तारीख को ही हम पोस्ट कर दिया था। जो पार्टी का जो स्थिति है, जो हम लोग बड़ा खून पसीना बहा के हम लोग पार्टी संगठन को बनाया और उस जगह में हमारा जो भी हमारा साथ राजनीतिक कार्यक्रम हुआ इस पार्टी के अंदर, हमने उसको बोल चुका है कि अभी ऐसा पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है जहां पर अपना पीड़ा को हम रख सकते हैं। इसीलिए हम वहां से निकला, अकेला निकला। हम बोला उस पार्टी का संगठन को नहीं तोड़ेंगे, बनाया हम। कभी हम सोचा था हम सन्यासी हो जाएंगे, राजनीतिक छोड़ दूंगा। कभी सोचा हम संगठन नया बनाएंगे। कभी ये भी सोचा कि हम रास्ता में कोई अच्छा साथी मिलेगा तो हम झारखंड के लिए हम सक्रिय रूप से राजनीतिक फिर से करूँगा। इसीलिए हमको साथी मिल गया, बड़ा दल मिल गया देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी में आज हम सदस्यता ग्रहण करें। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है और तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। विज ने कहा कि जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तब उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। इस बयान से साफ है कि भाजपा हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। अब देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व कब तक उम्मीदवारों की सूची जारी करता है और भाजपा अपनी चुनावी रणनीति को कैसे आगे बढ़ाती है। और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो आउट हो जाएगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीतने जा रही है। सर, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसदों को इस बार मौका दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा मैं को सारा बता नहीं सकता हूँ। ये मैंने जो जितना मेरे डोमेन में था मैंने बता दिया। अब बाकी तो बताएंगे बड़े नेता। सर 35 सीटों के लिए कोई बैठक होनी हो कुछ नहीं, वो चल रही है। जैसे जैसे उस पर चर्चा चल रही है लगातार, और जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता उसको बुलाया जाएगा, बात की जाएगी। सर, कोर ग्रुप की कोई बैठक बुलाई गई है आज या फिर नहीं? एज ए ग्रुप तो नहीं है, पर चर्चा में
किसी को भी बुलाया जा सकता है, किसी की भी राय ली जा सकती है। क्या जेपी नड्डा जी से दोबारा बैठक होगी? नहीं हो सकती है संभावना, वो तो हमारे सर्वे सर्वा है, अध्यक्ष हमारे, उनके साथ तो हो ही सकती है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर भाजपा नेता सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि सपा के अंदर परिवार से शुरू होता है और परिवार पर खत्म होता है, इसलिए वह समाजवाद नहीं बल्कि परिवारवाद है। वह अपने परिवार के ऊपर सोच नहीं सकते हैं, लेकिन इस उपचुनाव में उनको जो कुछ घमंड होने लगा था वो शांत हो जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर परिवार से शुरू होता है, परिवार पे खत्म होता है, इसलिए वो समाजवाद नहीं है, परिवारवाद है। तो जो टिकट है उनका अधिकार है, मगर वो टिकट अपने परिवार के ऊपर सोच नहीं सकते। परिवार के लोग कहीं एडजस्ट हो जाएंगे तो किसी और को दे देंगे, यही है। मगर इस उपचुनाव में उनको जो कुछ घमंड होने लगा था वो शांत हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला किया है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी के भू जमीन पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले अयोध्या की जमीन को अपनों के सस्ते दामों में खरीदवाया और सर्किल रेट में बढ़ाकर मुनाफा कमाया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने अपने लालच में अयोध्या को भी नहीं छोड़ा तो देश में दूसरे हिस्सों का क्या हाल होगा। सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि भाजपाइयों ने सस्ते में अपनों को खरीदवाया और जब बेचकर निकलने का समय आया तो भाजपा सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाने का प्रबंध करवाया। अयोध्या की भूमि भाजपाई सौदेबाजी और मुनाफाखोरी की अयोध्या की जनता तो पहले ही जान गई थी कि भाजपा का अयोध्या से भावनात्मक लगाव नहीं बल्कि भूनात्मक तथा मुनाफात्मक लोभ है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपाई लालच ने जब अयोध्या को नहीं छोड़ा तो बाकी देश का क्या हाल कर रहे होंगे, ये कहने की बात नहीं है। भाजपा भू जमीन पार्टी अखिलेश यादव ने इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। सपा अध्यक्ष अक्सर इस मुद्दे को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी है। ऐसे में यहाँ का सियासी पारा हाई है। चुनाव को देखते हुए सपा और भाजपा के बीच इस तरह की ज़बानी जंग देखने को मिल रही है। गुरुवार को सीएम योगी ने कानपुर में सपा की लाल टोपी का जिक्र करते हुए कहा था कि लाल टोपी वाले काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं अब अखिलेश ने भाजपा को भू जमीन पार्टी बताकर घेरा है। यूपी के फर्रुखाबाद घटना पर एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि लड़कियों ने आत्महत्या की थी। मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। यह पता चला है कि वो लड़कियों को फोन पर बात करने के लिए प्रताड़ित करते थे, इसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। सैनिटाइज करके वहाँ अपनी छानबीन शुरू की और इस परिवारजनों की मदद से शवों को उतारा गया और फौरन की पूरी बुला करके वहाँ पूरी जांच पड़ताल की। बाद में पंचायतनामा भरने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आई जो पैनल से की गई थी विशेषज्ञों के द्वारा और इन कैमरा की गई थी, उसके अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि लड़कियों के द्वारा ये आत्महत्या की गई थी। उनके बॉडी पर कोई जहरीला चोट नहीं थी और कॉज ऑफ डेथ एंटीमोर्टम हैंगिंग निकल के आया था। इसके बाद में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की कि उनके द्वारा आत्महत्या क्यों की गई, परिवारियों से वार्ता की गई और अल्टीमेटली इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए इसमें पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो उसी गांव के रहने वाले हैं। और ये पता चला है कि उनके द्वारा लड़कियों से फोन पर बात करने को उनको प्रेशराइज किया जाता था और लगातार इस बात की प्रताड़ित किया जाता था कि वो उनसे बात करें। इस प्रताड़ना को वो घर में नहीं बता पाई और इसकी वजह से प्रताड़ित होकर के उनके द्वारा ये घटना अपने साथ कर ली गई। घटना के विषय में परिवारियों से वार्ता करके पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बंगाल जलेगा तो पूरा भारत जलेगा वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एक सीएम के इस बयान से ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। एक सीएम अपने राज्य में स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। ऐसी घटनाएं शर्मनाक है, भले ही वह किसी अन्य राज्य में हो रही हो। यह किस तरह का मानसिकता है? क्या यह उस व्यक्ति को शोभा देता है जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं? ये घटना इस तरीके की महिलाओं के साथ अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो उतनी ही शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक है। पर ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद आपका राज्य आज जिस तरीके से डर दहशत के साए में है, वहां पर जिस तरीके से एक महिला के साथ
जितना निंदनीय, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इस तरीके की घटना घटती है और आप क्या कर रही हैं बदले में? आप दोषारोपण कर रही हैं, आप दूसरे राज्यों में देख रही हैं। अपने राज्य को आप संभालिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। आपका राज्य अगर संभला रहेगा, बाकी राज्य अपने अपने राज्यों को देखेंगे। पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है? क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है कि वो हमारे देश के जलने की सोच रखें, हमारे देश के प्रदेशों को जलाने की सोच रखें? मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब अपना घोषणा पत्र दिया था तो कहा था कि वह 2 लाख नौकरियां देगी, लेकिन मौजूदा नौकरियां भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। घोषणा पत्र में एमएसपी और महिलाओं को 3,000 रुपये देने की बात कही गई थी, लेकिन मोहन यादव की सरकार मौन हो गई है। यह प्रदर्शन सरकार को जगाने के लिए है। वचन पत्र राम और कृष्ण जैसा हमारा वचन पत्र है, उसके लिए एमएसपी की बात हुई थी, जिसमें महिलाओं को 3,000 देने की बात हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार मौन हो गई। केवल विज्ञापन, अलग अलग तरह के इवेंट और कर्ज लेना। तो स्वाभाविक है कि हमारे युवा जाएं तो जाएं कहाँ। तो युवाओं को रोजगार को लेके और जो दलित परिवारों पर लगातार अत्याचार, अनाचार, उन पर अलग अलग तरह के आपराधिक गतिविधियां सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी का विचार और उसकी सरकार दोनों करा रही है। आखिर ये भी एक मुद्दा है इस प्रदेश का, कैसा प्रदेश बनाना चाहते हो आप? तो प्रोटेस्ट है सरकार को जगाने का, जो कांग्रेस का दायित्व है विपक्ष की भूमिका निभाने का। हम करते रहे। हजारों कार्यकर्ता हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के जेआरपी थाने में दलित बुजुर्ग महिला और उसके नाबालिग पोते के साथ पिटाई पर अरुण वाहने और थाने के सहकर्मियों द्वारा की गई बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस के कई दिग्गज इस मामले पर सरकार पर हमलावर हो चुके हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे इशू को पब्लिक डोमेन में लाया, मेरे तक पहुंचाया, और हमने कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का दायित्व निभाया और इस इशू को दलितों के खिलाफ जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं उसके लिए एक उदाहरण के रूप में लिया। जैसा मैंने कहा, 6 लोग सस्पेंड हुए हैं, 4 और 1 5 सस्पेंड हुए हैं। अभी आने वाले समय में सब पे कोर्ट से इनकी नौकरी की परेशानी आएगी। मैं सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से इस पूरे मुद्दे के माध्यम से बात करना चाहता हूं कि आप बीजेपी के नौकर बनना बंद करो। आप प्रशासन का दायित्व निभाओ। सर्विस रूल के बुक के जो निर्देश आपको मिलते हैं या उसकी शपथ लेते हो उसको निभाओ, अन्यथा जो गड़बड़ करेगा बीजेपी के नेता उसके घर रहेगा। आपके खिलाफ हम एफआईआर कराएंगे। जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान पर हमला किया गया है। आवास के सामने गाड़ी में बैठने के दौरान यह घटना घटी। घटना के बाद रफीक खान ने तुरंत पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी। सदन थाना पुलिस ने मामले में युवक को गिरफ्तार कर लिया है। विधायक ने बताया कि उन पर हमला करने वाला आरोपी का नाम विकास जाखड़ बताया जा रहा है। और इससे पहले कि मैं उससे कुछ समझता, उसने जब मैंने पीछे गला कर लिया तो उसका ये मेरे यहाँ एक इसने हाथ से उसको दबाया। मैंने पीछे होकर के बचाव किया तो उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, गुद्दी पकड़ ली। यहाँ पर एक थोड़ा फोर्सफुली उसने ऐसे मारने की स्टाइल से करके और मेरी गर्दन को पकड़ लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया। मीनवाइल उसी वक्त जब वो गर्दन दबाने की कोशिश कर रहा था और मेरे मारने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त कार्यकर्ता साथी काफी मौजूद थे। उन्होंने सबने उसको पकड़ लिया और मैंने उसके दोनों हाथ ऐसे पकड़ के अपने आप को गर्दन से अलग किए तो उसने मेरे यहाँ ये शर्ट उसके हाथ में आ गई, ऐसे इस तरह से शर्ट उन्होंने पकड़ ली। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपना एजेंडा लोगों के सामने रखा है। कमला हैरिस ने एक इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद भी उनके मुद्दे नहीं बदले हैं। कमला हैरिस ने कहा कि अगर वह चुनाव जीत जाती हैं और राष्ट्रपति बनती हैं तो वह अपनी पार्टी सरकार में ट्रंप की पार्टी के नेताओं को भी मंत्री बनाएंगी। कमला का मानना है कि ऐसा करने से जनता के लिए अच्छा काम हो सकेगा।
इंटरव्यू के दौरान उनसे गाजा युद्ध को लेकर सवाल पूछा गया तो कमला हैरिस ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस जंग में कई निर्दोष फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब ये जंग रुकनी चाहिए और बंधकों की आज़ादी के लिए इजराइल और हमास को बातचीत कर समझौता करना चाहिए। कमला ने यह भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो अमेरिका में पहले दिन में ही मिडिल क्लास के लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। ये उनके एजेंडे में प्राथमिकता में है। रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती की जाएंगी ताकि लोग आराम से काम कर सकें। कमला ने कहा कि किसी भी देश के लिए विकास के लिए अलग अलग विचारधारा के लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जीतने के बाद अपने कैबिनेट में एक रिपब्लिकन सदस्य रखेंगे। इससे अमेरिकी जनता को फ़ायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध तरीकों से सीमा पार कर आने वाले लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार क्लीन एनर्जी में भी निवेश कर रही है। हालांकि कमला ने 2020 के चुनाव में फ्रैंकिंग पर बैन लगाने का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्होंने इनकार किया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।